हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे कैलेंडर, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर। दोस्तों, एक कम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपका ये टॉपिक देखने को मिलता है और 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर हम मान के चलते हैं, इससे अपने को पूछे जाने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं अपन कैलेंडर। पर कैलेंडर को शुरू करें उससे पहले कुछ हमें कैलेंडर के बारे में सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं मान के चलूंगा दोस्तों कि आप सबको वो सामान्य जानकारी है, जैसे कि जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है या इंग्लिश कैलेंडर है, जिसके अंदर सामान्यतः 12 महीने होते हैं, जिसमें अगर फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो महीने हैं आपके या तो 30 या 31 के रहने वाले हैं, और फरवरी का जो डे है आपके वो या तो 28 और या 29 रहने वाले हैं। अगर लीप वर्ष बीच में आया तो वह महीना आपका 29 का रहने वाला है, अन्यथा फरवरी महीना आपका 28 का रहने वाला है। और इसी के साथ में देखिएगा दोस्तों, कुछ सामान्य सी जानकारी है जो अपन इसके अंदर लिखते हैं। जैसे देखिएगा, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो कैलेंडर दोस्तों कौन सा होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर होता है? ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन कैलेंडर, या इसे ही हम कह सकते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। और दोस्तों, जो ये कैलेंडर होता है ये बेसिकली सौर पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सौर गति पर आधारित। सौर गति पर आधारित। तो दोस्तों, जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है किस पर आधारित होता है? सौर पर आधारित होता है। सौर पर आधारित। और देखिएगा दोस्तों, एक साधारण वर्ष साधारण वर्ष साधारण वर्ष और एक साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या रहने वाली है, वो साधारण वर्ष में अपने दिनों की संख्या रहने वाली है 365 दिन। तो दोस्तों, एक जो साधारण वर्ष होता है उस साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन होते हैं। और हमें पूछा जाए कि उसके अंदर सप्ताह कितने होते हैं, तो दोस्तों हम जानते हैं जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं और अपना एक सप्ताह हो जाता है, और हमें पूछा जाए इन 365 दिनों में सप्ताह की संख्या कितनी होगी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो देखिएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, सातों बजे 35, एक बचा, 7 दूनी 14 और एक शेष बचा, मतलब 52 सप्ताह और एक विषम दिन आने वाला है। एक 52 सप्ताह, या इसको अपन लिख सकते हैं 52 सप्ताह एक दिन। 52 सप्ताह और एक दिन ये आपका निकल कर आने वाला है। तो देखिएगा, 52 सप्ताह या एक दिन। तो दोस्तों, जो 365 दिन होते हैं साल में, इनके अंदर टोटल अगर सप्ताह काउंट करें तो 52 सप्ताह और एक विषम दिन रहने वाले हैं, और यह आपका साधारण वर्ष होने वाला है। और दोस्तों, साधारण वर्ष के अलावा होता है एक लीप वर्ष, और लीप वर्ष में सामान्यतः फरवरी 28 का नहीं होकर 29 का होता है, इसीलिए एक अतिरिक्त दिन आ जाता है। और साथ में इसमें अपन यह भी लिख सकते हैं, देखिएगा, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। 28 दिन का होता है। तो दोस्तों, जो साधारण वर्ष होता है उस साधारण वर्ष में फरवरी कितने का होने वाला है? 28 का होने वाला है। टोटल दिन होने वाले हैं 365 दिन, और सप्ताह पूछा जाए तो सप्ताह की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 सप्ताह और एक दिन आपका अतिरिक्त बचने वाला है। ये हो गया आपके दोस्तों साधारण वर्ष। और देखिएगा अगला,
अगला देखेंगे हम लीप वर्ष। क्या देखेंगे? लीप वर्ष। लीप वर्ष। और दोस्तों जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर दिनों की संख्या होती है 366 दिन। कितने दिनों की संख्या होने वाली है? 366 दिनों की संख्या होने वाली है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में हो जाएगा 366 दिन। और अगर इसमें हम सप्ताह देखें तो दोस्तों उसमें एक दिन से इसमें एक दिन बढ़ गया है तो उसमें एक अतिरिक्त दिन आ रहा है, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या होने वाली है तो अपन सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह 2 विषम दिन। 2 विषम दिन। 52 सप्ताह होने वाले हैं और विषम दिनों की संख्या होने वाली है आपकी 2 विषम दिन। इस प्रकार से टोटल 366 दिन इसके अंदर होने वाले हैं। साथ ही इसमें हम क्या लिखेंगे तो देखिएगा, लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है दोस्तों? 29 दिनों का। 29 दिनों का होता है। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष के अंदर फरवरी माह 29 का होता है, बाकी साधारणतः 28 दिनों का होता है। और इसके अंदर जो दिनों की संख्या है 366 दिन आने वाले हैं। सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह और आपके 2 विषम दिन रहने वाले हैं, जबकि साधारण वर्ष के अंदर एक विषम दिन रहने वाला है। साथ ही लगाएगा दोस्तों, एक हेडिंग लिखेंगे अपन, लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, इसको अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो अपनी हेडिंग लगाएंगे अपन, फर्स्ट हो जाएगा साधारण वर्ष। क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। तो दोस्तों लिखिएगा इसके अंदर, ऐसी वर्ष संख्या, ऐसी वर्ष संख्या जिसमें 4 का भाग देने पर पूरा नहीं जाता है, नहीं जाता है। साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होता है। तो दोस्तों एक साधारण वर्ष क्या होता है? किसी भी वर्ष की संख्या के अंदर हम 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग देने पर पूरा नहीं जाता है या फिर शेषफल बच जाता है, तो ऐसी वर्ष संख्या अपनी क्या कहलाती है? ऐसी वर्ष संख्या अपनी कहलाती है साधारण वर्ष, या इसे ही अपन कह सकते हैं दूसरा नाम अलीप वर्ष। अलीप वर्ष। अलीप वर्ष या साधारण वर्ष क्या हो जाएगा? जिसमें हम 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने पर पूरा नहीं जाएगा, उसमें कुछ शेषफल बच जाएगा, तो ऐसा वर्ष आपका कहलाएगा साधारण वर्ष। साथ ही लिखिएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष लीप वर्ष, या दोस्तों इसे ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब उसमें दिनों की संख्या अतिरिक्त हो जाती है, इसे कहा जाता है अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो दोस्तों लिखिएगा इसके अंदर, लीप वर्ष या
अधिवर्ष ऐसी वर्ष संख्या ऐसी वर्ष संख्या संख्या जिसमें जिसमें चार का भाग देने पर पूरा 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 चला जाता है, पूरा पूरा चला जाता है लीप वर्ष या इसे हम कह सकते हैं अधिवर्ष 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 होता है। तो दोस्तों ऐसी वर्ष संख्या जिसमें हमें 4 का भाग देते हैं और पूरा पूरा चला जाता है तो वो हो जाएगा आपका अधिवर्ष या लीप वर्ष। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे 2004, 2016 या फिर 2072। देखिएगा दोस्तों ये जितनी भी संख्या है वर्ष संख्या है इसमें हम 4 का भाग देके देखें तो 4 का भाग देके हम देखते हैं तो देखिएगा 2004 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो दोस्तों किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग देना है और उसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा ये देखना हो तो उसके इकाई और दहाई 2 अंकों में हमें 4 का भाग देके देखना है। अगर उसमें चला जाता है तो पूरी संख्या में भी जाने वाला है। तो यहाँ पर अंक है आपका 04, इसमें भाग देंगे तो 4 का भाग चला जाता है। देखिएगा इसमें देके देखेंगे 2016 में अगर 4 का भाग देंगे तो देखिएगा इकाई और दहाई का अंक रहने वाला है 16 और 16 में 4 का भाग चला जाता है, 4 चौके 16, कोई शेषफल नहीं बचता है। साथ ही अगर हम 2072 में देते हैं देखिएगा 4 का भाग तो 4 का भाग हम इसमें देंगे है ना, 4 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, यहां से 3 बच जाएंगे जो यहां आएंगे और 32, 4 अठे 32, इसका मतलब इसमें भी पूरा भाग चला गया है। तो ऐसी वर्ष संख्या जिसमें आप 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग पूरा चला जाता है वो वर्ष संख्या क्या कहलाती है, वो वर्ष संख्या लीप वर्ष कहलाती है। साथ ही जिस वर्ष संख्या में हम 4 का भाग दें और नहीं जाती है वो कौन सी वर्ष संख्या कहलाती है, वो साधारण वर्ष कहलाती है। और दोस्तों इसके अंदर एग्जाम्पल में लिखिएगा 1990, 1991, 1994। दोस्तों ये जो वर्ष संख्या है इन वर्ष संख्या में अगर हम 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसमें शेषफल बच जाता है। दोस्तों इसको अपन पिछले पेज पर करके देखेंगे तो देखिएगा 1990, तो इसमें देखिएगा 1990 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो देखिएगा 4 चौके 16, यहां से बचे 3 और 9, 4 नमे 36, यहां से बचे 3 और ऊपर से आने वाला है 0 30। तो 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 छक 24 और 4 सते 28, 28 ये 28 आने वाला। तो यहाँ से शेषफल कितना बचने वाला है दोस्तों, यहाँ से शेषफल बचने वाला है 2। तो इसमें पूरा भाग नहीं गया है और शेषफल बच गया है। तो जिस संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल बच जाए वो संख्या आपकी साधारण वर्ष हो जाएगी और जिसमें 4 का भाग देने पर पूरा चला जाएगा वो संख्या आपकी लीप वर्ष होने वाली है। तो इस प्रकार दोस्तों हम जान गए हैं कि कोई भी वर्ष साधारण वर्ष कब होता है और कोई भी वर्ष लीप वर्ष कब होता है। तो लगाएगा अपनी अगली हेडिंग और अपनी अगली हेडिंग हो जाएगी शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष।
और दोस्तों शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष ऐसी वर्ष संख्या, ऐसी वर्ष संख्या जो 100 का गुणज होती है, गुणज होती है, ऐसी वर्ष संख्या जो 100 का गुणज होती है, शताब्दी वर्ष वर्ष कहलाती है। ऐसी वर्ष संख्या जो 100 का गुणज होती है शताब्दी वर्ष कहलाती है। दोस्तों इसके नाम से भी हमें पर्याय हो रहा है। अगर इसमें संधि देखिए तो सत प्लस अवधि अर्थात 100 का समूह, 100 का समूह बन जाता है, उसे शताब्दी कहते हैं। तो कोई भी वर्ष संख्या आए और उस वर्ष संख्या के अंत में जीरो, आपको डबल जीरो दिख जाए, कितने जीरो दिख जाए? 2 जीरो दिख जाए, इसका मतलब वो क्या है? 100 का गुणज है, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल क्या क्या रहने वाले हैं तो देखिएगा, जैसे 2000, दोस्तों इसके अंदर पीछे जीरो की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है। पीछे कितने जीरो आ रहे हैं? पीछे 2 जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब ये 100 का गुणज तो है ही, साथ में और कुछ भी हो सकता है। देखिएगा हम लिखते हैं 1900। दोस्तों इसके अंदर पीछे जीरो की संख्या कितनी हो गई है? डबल जीरो हो गया है। इसका मतलब ये भी किसका गुणज है? 100 का गुणज है। साथ ही देखिएगा और जैसे कि 1500, तो दोस्तों इसके अंदर भी अंत में कितने जीरो आने वाले हैं? डबल जीरो आने वाले हैं। तो ऐसी वर्ष संख्या जो 100 का गुणज होती है या इसके अंदर आपको डबल जीरो दिखने वाले हैं, वो वर्ष कहलाते हैं आपके शताब्दी वर्ष। साथ ही देखिएगा शताब्दी वर्ष, दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं कि लीप वर्ष ज्ञात कीजिए और लीप वर्ष में मैं आपसे कहता हूं 2004, 1900 और 1900 और 2080। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं इन वर्षों में कौन कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो देखिएगा हम क्या करते हैं, लीप वर्ष के लिए 4 का भाग लगाते हैं। तो देखिएगा इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो इकाई और दहाई का स्थान क्या आ रहा है? 0 और 4 आ रहा है। तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि इकाई और दहाई के स्थान में अगर, इकाई और दहाई के स्थान में अगर 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। तो यह आपका क्या वर्ष होने वाला है? लीप वर्ष होने वाला है। साथ ही देखिएगा अगर मैं इसके अंदर लीप वर्ष ज्ञात करूं तो देखिएगा क्या करना है, इकाई और दहाई इन दो अंकों में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। और 80 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 दो बार और ये 20 बार हो जाएगा। तो ये भी कौन सा वर्ष रहने वाला है दोस्तों? तो ये भी अपना वर्ष रहने वाला है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष लेने वाला है? लीप वर्ष। लेकिन अगर दोस्तों अपन 1900 को देखते हैं तो देखिएगा अगर मैं इसमें 4 का भाग देता हूं तो 4 का भाग लास्ट में डिजिट में क्या आ रहा है? 00 आ रहा है। क्या आ रहा है? 00 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये भी क्या होना चाहिए? लीप वर्ष होना चाहिए। पर दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं होता है, यह लीप वर्ष नहीं होता है। ये लीप वर्ष हो गया, ये हो गया, पर यह आपका लीप वर्ष नहीं होता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? हमने देखा है कि 4 का भाग देना है और 4 का भाग देने पर आपका लीप वर्ष आ जाएगा, पर यह लीप वर्ष नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण रहा? तो दोस्तों इसका एक कारण रहता है, क्योंकि ये आपका आ जाता है शताब्दी वर्ष। क्या आ जाता है? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में 4 का भाग देकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि वो लीप वर्ष है या नहीं। तो नोट लगाएगा दोस्तों एक, और नोट लगाकर हम लिखेंगे, देखिएगा नोट, और आपका नोट रहने वाला है नोट, और नोट क्या रहने वाला है? यदि यदि दी गई वर्ष संख्या
यदि दी गई वर्ष संख्या शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, तो लीप वर्ष, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग नहीं देकर, 4 का भाग नहीं देकर 400 का भाग दिया जाता है। तो दोस्तों नोट लगाकर हमने क्या लिखा कि अगर कोई वर्ष संख्या अगर सिंपल आती है तो हम उसमें 4 का भाग दे देते हैं, लेकिन जब जब वर्ष संख्या अगर शताब्दी हो जाएगी तो हमें उसमें 4 का भाग नहीं देकर 400 का भाग देना होगा। कितने का भाग देना होगा? 400 का भाग देना होगा, तभी हमारे पास एग्जैक्ट वो लीप वर्ष है या नहीं है इसकी जानकारी निकल के आएगी। जैसे देखिएगा अपना पुराना एग्जाम्पल जो था, उस पुराने एग्जाम्पल में देखते हैं 1900, कितने 1900, और 1900 में हमें क्या किया था? 4 का दिया था। इस बार देंगे हम 400 का, तो देखिएगा 00 से 00 कट गया और 19 में 4 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये आपका लीप वर्ष भी नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों जब जब हमसे पूछा जाए कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो उसमें क्या करना है? उसमें हमें 4 का भाग नहीं देकर 400 का भाग देना है। देखिएगा इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन होने वाला है आपका निम्न दिए गए वर्षों में दिए गए वर्ष संख्या में कौन सा साधारण वर्ष है। दोस्तों अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न दिए गए वर्षों में कौन सा साधारण वर्ष है, ये अपने को बताना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन सा साधारण वर्ष है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है 2028। दोस्तों इस प्रकार से अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में अपने को पूछा हुआ है कि साधारण वर्ष कौन सा है। इन ऑप्शन में साधारण वर्ष कौन सा है ये अपने को पता लगाना है। तो देखिएगा जब भी अपने को साधारण वर्ष का पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं, साधारण वर्ष या लीप वर्ष का पता लगाना हो तो हम उसमें 4 का भाग देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले आता है आपका 1992। इसमें अगर मैं 4 का भाग देता तो देखिएगा 1992, इसमें मैं 4 का भाग देता हूं तो इकाई और दहाई 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो इसमें भी चला जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 तिया 12, पूरा भाग चला गया। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं रहने वाला, ये क्या है, एक लीप वर्ष है। इसी प्रकार देखिएगा 2080, इसमें अगर हम 4 का भाग देते हैं तो इसमें भी देखिएगा इकाई और दहाई क्या आ रहा है 80, और 80 में 4 का पूरा भाग चला जाता है। तो ये भी आपका क्या रहने वाला है, ये भी आपका लीप वर्ष रहने वाला है। और साथ ही देखिएगा 2028 और 4 का भाग देंगे तो दोस्तों इस संख्या में कितनी बार जाने वाला है, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 और 4 सत्ते 28, 7 बार पूरा भाग जाने वाला है। इसका मतलब आपका ये भी आंसर नहीं रहने वाला है। तो देखिएगा आंसर 2 नहीं
तू नहीं, तू नहीं, तू भी नहीं, तो आंसर है और तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं। तो देखिएगा ये आपका आंसर रहने वाला है 1700 आपका आंसर रहने वाला है। इसका मतलब 1700 क्या रहने वाला है, एक साधारण वर्ष रहने वाला है। लेकिन दोस्तों 1700 के पीछे क्या आ रहा है, एक शताब्दी वर्ष आ रहा है। क्या आ रहा है, शताब्दी वर्ष। तो इसमें हम 4 का भाग नहीं देकर किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। तो देखिएगा अगर 1700 में मैं 4 का भाग नहीं देकर 400 का दूंगा, और क्यों दूंगा, क्योंकि ये एक क्या है, शताब्दी वर्ष है। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो गए और 17 में 4 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब यह संख्या क्या है, शताब्दी वर्ष संख्या तो है, पर उसके साथ साथ में ये लीप वर्ष नहीं होकर ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो आपका आंसर रहने वाला है इसके अंदर क्या रहने वाला है, 1700। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए और दिए हुए वर्ष में अगर शताब्दी वर्ष हो तो हम 400 का भाग देंगे, अन्यथा हम 4 का भाग देके पता लगा लेंगे कि वह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। और दोस्तों एक लीप वर्ष होता है 4 वर्ष के बाद में अपनी पुनरावृत्ति करता है। जैसे कि अपना 2024 एक क्या था, लीप वर्ष था, क्योंकि 24 में भाग जा रहा है, इसका मतलब 2024 क्या था, लीप वर्ष था। 2024 का फरवरी आपका कितने का था, 28 दिनों का नहीं होके 29 दिनों का था। तो वापस यह कब रिपीट करेगा, वापस यह 2028 में रिपीट करेगा। इसीलिए हम 4 का भाग देकर देखते हैं कि वह लीप वर्ष है या नहीं है। साथ ही देखिएगा नेक्स्ट, विषम दिनों की संख्या क्या हेडिंग होने वाली है, विषम दिनों की, विषम दिन, या इसको हम लिख सकते हैं अतिरिक्त दिन, विषम दिन या अतिरिक्त दिन, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। दोस्तों विषम दिन या अतिरिक्त दिन से हमारा क्या पर्याय है, जैसे कि 7 दिन में हमारा एक सप्ताह पूरा हो जाता है और 7 दिन के बाद में जो अतिरिक्त दिन बच जाते हैं एक सप्ताह के बाद, वो आपके विषम दिन होने वाले हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि अगर आपको 10 दिन दिए हुए हैं और 10 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालिए, तो देखिएगा 10 में हम किसका भाग देने वाले हैं, 7 का भाग देने वाले हैं। इसका मतलब 7 एकम 7 एक बार गया, ठीक है। तो एक तो आपका इसमें सप्ताह पूरा हो गया है और विषम दिनों की संख्या कितनी आई है, विषम दिन, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आई है, 3 विषम दिनों की संख्या आई है। तो दोस्तों अगर किसी संख्या में हम 7 का भाग देते हैं और 7 का भाग देने पर कोई शेषफल बच जाता है तो वो आपके विषम दिन रहने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या, और हम उसमें भाग लेने वाले हैं कितने का, 7 का। और 7 का भाग देने पर शेषफल, शेषफल दोस्तों 7 का भाग देने पर जो आपका शेषफल बचने वाला है वही आपके विषम दिनों की संख्या होने वाला है। जैसे हमने 10 में 7 का भाग दिया, बच के कितना आया हमारे पास, 3, तो 3 आपके विषम दिन होने वाले हैं। इस प्रकार से हम विषम दिनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा विषम दिनों की संख्या ये होने वाली है। साथ ही लिखिएगा अगला दिन, अगला अगला दिन। अगला दिन से दोस्तों हमारा क्या तात्पर्य है, जैसे कि दोस्तों मुझे कहा जाए कि आज का दिन रविवार है, तो रविवार का अगला दिन क्या होगा। तो अगला दिन दोस्तों हमें जब भी कहा जाए तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और अगला दिन हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, सोमवार, क्योंकि हमने रविवार में एक प्लस कर दिया है। और इस प्रकार से हमें कहा जाए पिछला, तो पिछले के लिए हम क्या करते हैं, दिए हुए दिन में से उसको घटा देते हैं। तो रविवार में से एक दिन घटाया तो आपका शनिवार निकल के आया। इस प्रकार से हमें अगला कहा जाए तो हमें ऐड करना है और पिछला कहा जाए तो हमें उसमें से घटाना है। तो देखिएगा
अगला दिन कहा जाए तो क्या होने वाला है, अगला दिन कहा जाए तो क्या होगा, दिया हुआ दिन, दिया हुआ दिन, और दिए हुए दिन में क्या करना है हमको, जो भी आपका विषम दिन आए, जो भी अतिरिक्त दिन आए, हम उसमें वो उसको ऐड कर देंगे। जैसे दिया हुआ दिन प्लस विषम दिनों की संख्या, दिया हुआ दिन प्लस विषम दिनों की संख्या, अगर हम ये इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है अगला दिन। और अगर हमसे पूछा जाए पिछला दिन, क्या पूछा जाए, पिछला दिन, तो पिछला दिन निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दिया हुआ दिन माइनस विषम दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए पिछला दिन निकालिए, तो दिए हुए दिन में से हम विषम दिनों की संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास पिछला दिन निकल कर आने वाला है। और अगला दिन पूछा जाए तो अगला दिन निकालने के लिए हम दिए हुए दिन में विषम दिनों की संख्या जोड़ने वाले हैं, तो अगला दिन आने वाला है। और अतिरिक्त दिन या विषम दिन अगर हमसे निकालना हो तो हम उसमें 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि 7 दिनों की संख्या होते ही एक सप्ताह बन जाता है। तो हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या या विषम दिनों की संख्या आने वाली है। इसका भाग देने पर जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका विषम दिन होने वाला है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन लीजिएगा, और क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि यदि 5 मार्च को, यदि 5 मार्च को बुधवार था तो 27 मार्च को कौन सा वार होगा। दोस्तों हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और बताया गया है, और क्या बताया गया है कि 5 मार्च को क्या वार था दोस्तों, 5 मार्च को बुधवार था। तो हमें पूछा गया है 27 मार्च को कौन सा वार होगा। तो देखिएगा इसका आंसर अपन किस प्रकार से निकालने वाले हैं। तो देखिएगा 5 मार्च और 5 मार्च को आपका कौन सा दिन रहा है, बुधवार। क्या रहा है, बुधवार। और हमसे पूछा गया है कौन सा दिन, 27 मार्च। कौन सा मार्च, 27 मार्च। तो दोस्तों हमें 27 मार्च का दिन निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों देखिएगा 5 मार्च से 27 मार्च तक कितने दिन हम आगे बढ़े हैं, उस दिनों के आधार पर हम विषम दिन निकालने वाले हैं। तो देखिएगा अगर हम 27 मार्च से 27 में से 5 को घटाते हैं, है ना, माइनस क्या करते हैं, 5 करते हैं, तो 7 में से 5 गए, कितने आए, 2 और 2 22। तो कितने आने वाले हैं, टोटल 22 आने वाले हैं। इसका मतलब 5 मार्च से 27 मार्च तक हम कितने दिन आगे बढ़े हैं, 22 दिन आगे बढ़े हैं। और 22 दिन आगे बढ़ने के बाद कौन सा वार आ रहा है ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक बार विषम दिनों की संख्या निकालनी होगी, और विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 22 में 7 का भाग देंगे। तो क्या देखते हैं हम दोस्तों, 7 या 21, 3 सप्ताह, 7 या 21, और कितना बच गया, एक बच गया, एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन। इस प्रकार से हमारे 3 सप्ताह तो एग्जैक्ट बन जाते हैं और एक अतिरिक्त दिन आ जाता है। तो दोस्तों जो ये अतिरिक्त दिन है यही दिनों की संख्या आगे करने वाला है। तो हमारे अतिरिक्त दिन कितना निकल के आया, अतिरिक्त दिन एक निकल के आया।
तो देखिएगा इसमें कितना करेंगे हम प्लस इसके अंदर 1 करेंगे। अगर 5 मार्च को बुधवार हुआ, इसमें +1 करेंगे, तो बुधवार में +1 करने पर अपना कौन सा वार आने वाला है? गुरुवार आने वाला है। तो दोस्तों अगर 5 मार्च को बुधवार था, तो 27 मार्च को क्या वार होने वाला है? गुरुवार होने वाला है, क्योंकि इसमें जो जितने दिन हम आगे बढ़े हैं वो टोटल बढ़े हैं हम 22 दिन। कितने दिन? 22 दिन, जिसमें से 21 दिनों ने तो 3 सप्ताह बना लिए हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया है। और जो दिन एक्स्ट्रा बचा है यही आपका क्या करने वाला है? दिनों की संख्या आगे बढ़ाने वाला है। और इस प्रकार से +1 किया इसमें, तो हमारे पास दिनों की संख्या या फिर 27 मार्च को जो दिन आया वो आया है आपका गुरुवार। देखिएगा इस पर एक क्वेश्चन हम और करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 29 अगस्त को रविवार था तो 4 अगस्त को कौन सा वार होगा? दोस्तों हमें बताया गया है इसके अंदर कि 29 अगस्त को कौन सा वार था? 29 अगस्त को रविवार था और हमसे पूछा गया है 4 अगस्त को कौन सा वार होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें दिनों की संख्या हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं या पीछे की ओर? हमें बताया तो 29 अगस्त का गया है, लेकिन पूछा कितने का गया है? 4 अगस्त का। तो दोस्तों इसमें हमें जोड़ना नहीं है और हमें घटाना है। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, एक तो दिया हुआ है हमें 29 अगस्त और 29 अगस्त को क्या वार था? तो था रविवार। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि 4 अगस्त को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी होगी और विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा ही बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। आपके विषम दिनों की संख्या निकलकर आने वाली है। तो देखिएगा यहाँ मैं 29 में से माइनस करता हूँ और किसको माइनस करता हूँ? 29 माइनस 4, तो निकल के कितने आने वाले हैं? 25। कितने निकल के आने वाले हैं? 25 दिन। तो दोस्तों इन दिनों के बीच में टोटल दिन कितने निकल के आने वाले हैं? 25 दिन निकल कर आने वाले हैं। और हमें यहाँ से विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस 25 के अंदर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 7 का भाग देंगे। तो देखिएगा 7 तिया 21, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना आएगा? 21। और क्या आएगा यहाँ से? माइनस करने पर 4। तो दोस्तों ये पूरा भाग नहीं गया है और 4 बच गया है। इसका मतलब इसमें 3 तो सप्ताह होने वाले हैं और 4 अतिरिक्त दिन होने वाले हैं। इसका मतलब क्या होने वाला है? 3 सप्ताह तथा क्या बच गया है आपका शेषफल? आपका शेषफल बच गया है 4 तथा 4 अतिरिक्त दिन। तो ये अतिरिक्त दिन कितने आने वाले हैं? 4 आने वाले हैं। तो दोस्तों हमें कहा गया है 29 अगस्त को दिया हुआ है और 4 अगस्त का पूछा है, मतलब हमें पिछला पूछा है, तो हम क्या करेंगे? उसमें से घटाएंगे और घटाएंगे कितना? 4। कितना घटाएंगे? -4 हमें इसमें से करना है। ठीक है दोस्तों, अगर रविवार हुआ, इसमें -3 करे या +3, एक ही बार निकल कर आने वाला है। तो देखिएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो कौन सा वार आने वाला है? बुधवार। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें से 4 घटा देते हैं तो आने वाला है बुधवार। और बुधवार के बाद वापस देखिएगा, चलिएगा इधर इस रिवर्स प्रोसेस में,
तो बुधवार, बुधवार में 4 जोड़े तो क्या आएगा, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। चौथा दिन क्या आने वाला है, रविवार आने वाला है। तो इसका मतलब हमारे 4 अगस्त को कौन सा वार रहने वाला है, 4 अगस्त को हमारा वार रहने वाला है बुधवार। तो दोस्तों इस प्रकार हमें आगे या पीछे के वार पूछे जाए तो पहली बात तो ये कि टोटल दिनों की संख्या कितनी हमें निकालनी है। टोटल दिनों की संख्या अगर हमारे पास आ जाती है तो टोटल दिनों की संख्या निकालने के बाद में हमें देखना है उसमें सप्ताह कितने बन रहे हैं और विषम दिन कितने अतिरिक्त आ रहे हैं। इस प्रकार हम विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें 7 का भाग देंगे तो टोटल जितने सप्ताह बन रहे हैं और जितने अतिरिक्त दिन बन रहे हैं वो हमारे पास आने वाले हैं। और यह अतिरिक्त दिन है, यही दिनों की संख्या आगे या पीछे करने वाले हैं, यही दिनों की संख्या आगे और पीछे करने वाले हैं। तो अगर हमें आगे का पूछा जाए तो दिए हुए वार में क्या करना है, उन अतिरिक्त दिनों को जोड़ देना है। और पिछला पूछा जाए तो उनमें क्या करना है, दिए हुए वार में से उन संख्या को घटा देना है तो हमारा वार निकल कर आने वाला है। साथ ही दोस्तों हम देख रहे हैं विषम दिन, क्या देख रहे हैं, विषम दिन। इन विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा दोस्तों, हफ्ता सप्ताह पूरा होने में 7 दिन होते हैं। तो ये विषम दिनों की जो संख्या हो सकती है अधिकतम, ये अधिकतम संख्या हो सकती है 9। तो एक नोट लगाकर एक चीज नोट कर लीजिएगा। और नोट में हम क्या नोट करेंगे, देखिएगा, विषम दिनों की, विषम दिनों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 6 होती है, 6 होती है। दोस्तों ये विषम दिनों की संख्या अधिकतम कितनी होने वाली है, 6 होने वाली है। क्योंकि जैसे ही विषम दिनों की संख्या 6 से 7 होती है फिर से सप्ताह बन जाता है और विषम दिन की संख्या फिर से क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तथा, तो इसमें लिखिएगा, तथा विषम दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दोस्तों अगर सप्ताह पूरा हो गया है 7 दिन तो विषम दिन कितने होने वाले हैं, विषम दिन होने वाले हैं 0। और ये 1 2 3 4 5 6 अधिकतम कहां तक हो सकती है, 6 तक हो सकती है। 6 के बाद फिर से क्या हो जाएगा, 7 आते ही सप्ताह पूरा हो जाएगा और 7 सप्ताह पूरा होते ही फिर से ये कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका न्यूनतम मान तो 0 होने वाला है और अधिकतम मान क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तथा विषम दिनों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। दोस्तों इस प्रकार विषम दिनों की संख्या 0 से लेकर 6 तक हो सकती है। साथ ही एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3rd। और क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, यदि बीता हुआ परसों मंगलवार था तो आने वाले परसों क्या वार होगा। दोस्तों हमें कहा गया है कि बीता हुआ परसों मंगलवार था तो आने वाला परसों क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इस पे हमें करना कुछ नहीं है, टोटल विषम दिनों की संख्या निकालनी है। जितने विषम दिन हमारे पास आएंगे उतने ही हम उसके अंदर ऐड कर देंगे और हमारे पास दिए हुए दिन का वार निकल कर आने वाला है। तो देखिएगा इसको किस प्रकार से हल करेंगे। दोस्तों इसे हम मान लेते हैं आज, क्या मान लेते हैं, आज। तो दोस्तों ये क्या होने वाला है आपका कल और ये होने वाला है परसों। ठीक है दोस्तों, ये परसों होने वाला है और परसों हमें क्या दिया है, मंगलवार, क्या दिया है, मंगलवार।
वार, ये आपका बीता हुआ परसों हो गया, ये आपका होने वाला है आने वाला कल, और ये आने वाला परसों। इस प्रकार से हमारे इस दिन की हमें क्या वार होगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिएगा बीते हुए परसों क्या वार था, मंगलवार। दिनों की संख्या कितनी हो रही है, एक प्लस वापिस एक, एक, तीन और एक चार, कितनी हो रही है टोटल हमारे पास दिनों की संख्या, चार। चार दिन हमें आगे बढ़ाए दिए जा रहे हैं ना, एक दो तीन चार। तो मंगलवार में हमें क्या करना है, मंगलवार में हमें चार ऐड करने हैं, क्या करने हैं, चार ऐड करने हैं प्लस फोर करने हैं। मंगलवार में चार ऐड करते हैं तो क्या वार आने वाला है, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि। चौथा दिन आपका क्या आने वाला है, शनिवार। क्या आने वाला है, शनिवार। यह आपका दिन निकलकर आने वाला है। यदि बीते हुए परसों मंगलवार था तो आने वाले परसों जो आपका वार होगा वो वार कौन सा होगा, शनिवार होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमें आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछे जाए तो हम उनका उत्तर दे सकते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन अपन और करते हैं और इसमें अगली नेक्स्ट टाइप समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, यदि मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ है तथा मेरा भाई तथा मेरा भाई मुझसे मुझसे 11 दिन मुझसे 11 दिन छोटा है तथा उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को आता है तो बताइए मेरे भाई का जन्म मेरे भाई का जन्म किस वार को हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और हमें जो गिवन जानकारी दी हुई है इसका उपयोग करना है हमें और आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ है तथा मेरा भाई मुझसे 11 दिन छोटा है। दोस्तों जो छोटा होता है वो पहले जन्म लेता है, जो बड़ा होता है वो, तो दोस्तों सामान्यतः जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है और छोटे वाले का जन्म बाद में होता है। और हमने कहा है कि मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ है तो मुझसे जो 11 दिन छोटा है, कितने दिन छोटा है, 11 दिन छोटा है। इसका मतलब देखिएगा इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। मेरा जन्म किस दिन हुआ है, जन्म बराबर होने वाला है आपका 11 अगस्त। क्या होने वाला है, 11 अगस्त। ठीक है दोस्तों, अगर मुझसे 11 दिन छोटा है इसका मतलब उसका जन्म कितने दिन बाद में हुआ है, 11 दिन बाद में हुआ है। तो हमें इसमें कितने ऐड करने हैं, 11 ऐड करने हैं। अतः भाई का जन्म क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है, इसमें 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22 अगस्त। क्या हो जाएगा, 22 अगस्त। तो देखिएगा साथ ही हमें क्या कहा है, हमें कहा गया है कि उस दिन जो स्वतंत्रता दिवस आता है उस वर्ष में, वो कब आता है, वो आता है आपके रविवार को। कब आता है, रविवार को। तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता
दिवस दिवस। और ये कब आता है दोस्तों? ये आता है आपके 15 अगस्त को। कब आता है? 15 अगस्त को। क्या आता है? 15 अगस्त को। और अगर ये 15 अगस्त को आता है और उस दिन वार क्या होगा? रविवार। क्या होगा? रविवार। और हमसे पूछा गया है कि मेरे भाई का जो जन्म है किस वार को हुआ है, तो दोस्तों हमें 15 से 22 के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना है। और उसके बाद में हमें अगर आगे का है तो हम क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे। देखिएगा 22 में से हम माइनस करेंगे किसको? 15 को। 15 को अगर माइनस करते हैं तो कितने आने वाले हैं? 7। कितने आने वाले हैं दोस्तों? 22 में से 15 गए तो 7 आपके क्या आने वाला है? अतिरिक्त दिन। 7 आपके आने वाले हैं दिन। टोटल दिन कितने आने वाले हैं आपके? 7 दिन। पर देखिएगा दोस्तों, जैसे ही 7 दिन है हम इसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 में किसका भाग दिया जाता है? 7 का। तो टोटल पूरा भाग चला गया है तो विषम दिन कितने आए हैं? 0। इसका मतलब एक भी अतिरिक्त दिन नहीं बच रहा है। और 7 के 7 दिन मिलकर क्या बना रहे हैं? सप्ताह बना रहे हैं। तो एग्जैक्ट जो 15 अगस्त को जो वार था वही वार किस दिन रहने वाला है? 22 अगस्त को रहने वाला है। तो इसका मतलब इस दिन क्या वार आने वाला है? इस दिन भी आपके आने वाला है रविवार। तो इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है? उत्तर रविवार होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार हम रिकैप करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। देखिएगा, यहाँ से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया और हमने जाना कि जो हम कैलेंडर, जिस कैलेंडर बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो आपका कैलेंडर होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, जो बेसिकली इसे इंग्लिश कैलेंडर भी कहा जाता है और सौर की गति पर आधारित होता है। उसके बाद हमने देखा साधारण वर्ष। क्या देखा हमने? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष क्या होता है? एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और अगर हम 7 का भाग लगाकर देखें तो यहाँ पर हमारे पास आने वाले हैं 52 सप्ताह और एक विषम दिन। एक विषम दिन आपका आने वाला है या अतिरिक्त दिन आने वाला है। और इसमें जो फरवरी माह होता है वो कितने दिनों का होता है? वो आपके होता है 28 दिनों का। उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में देखा हमने लीप वर्ष। क्या देखा? लीप वर्ष। और एक लीप वर्ष में 365 दिन नहीं होकर एक अतिरिक्त दिन हो जाता है तो टोटल दिनों की संख्या हो जाती है 366। और 366 होने से 52 सप्ताह, और इसमें एक विषम दिन नहीं होगे, कितने विषम दिन हो जाएंगे? विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी, अर्थात 52 सप्ताह पूरे पूरे बन जाएंगे और 2 अतिरिक्त दिन आपके बचने वाले हैं। साथ देखिएगा हमने क्या कहा कि लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी माह 29 दिनों का होता है। उसके बाद एक साधारण वर्ष की डेफिनेशन देखी हमने और हमें देखा कि अगर हमें साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है इसका पता लगाना है तो 4 का भाग देना है। और 4 का भाग देने पर अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो वर्ष होने वाला है आपका साधारण वर्ष। इसमें कुछ एग्जांपल्स देखिए, 1990, 91, 94। हम और भी वर्ष देख सकते हैं ऐसे वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, वो सारे आपके साधारण वर्ष होने वाले हैं। साथ ही देखिएगा उसके बाद देखा हमने लीप वर्ष, या लीप वर्ष को और किस नाम से जान सकते हैं? अधिवर्ष के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक दिन की संख्या अधिक हो जाती है, इसीलिए इसे अधिवर्ष भी कहा जाता है। और ऐसी वर्ष संख्या जिसमें 4 का भाग देने पर पूरा पूरा चला जाए, है ना, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे हो गया आपके 2004, 2004, 16 और 72, या आपके लीप वर्ष होने वाले हैं। इसके बाद देखा हमने शताब्दी वर्ष। क्या देखा? शताब्दी वर्ष। और जैसा इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, शत प्लस अवधि, अर्थात 100 का समूह। इसका मतलब ऐसी वर्ष संख्या जो 100 का गुणज है वो वर्ष संख्या क्या कहलाएगी? शताब्दी वर्ष कहलाएगी। जैसे हो गया 2000, 1900, 1500, जो भी वर्ष संख्या की आगे आपको 00 दिखाई दे वो वर्ष संख्या हो जाएगी आपकी शताब्दी वर्ष। देखिएगा आगे क्या देखा हमने? आगे देखा हमने यदि वर्ष संख्या शताब्दी है तो उसमें 4 का भाग देकर आप पता नहीं लगा सकते कि वो लीप वर्ष होगा या नहीं। तो इस प्रकार अगर शताब्दी वर्ष है तो 4 का भाग नहीं देकर हमें उसमें 400 का भाग देना है, और 400 का भाग देकर लीप वर्ष है या नहीं ये हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये 1900 लीप वर्ष नहीं होता है क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जाता है। और इस क्वेश्चन को हमने करके देखा और हमने देखा कि इसमें 4 का तो भाग चला जाएगा
लेकिन 400 का नहीं जाएगा, इसीलिए आपका ये क्या नहीं होने वाला है, ये आपका लीप वर्ष नहीं होने वाला है, अर्थात साधारण वर्ष होने वाला है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने देखा विषम दिन या अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालना। हम जानते हैं कि जैसे ही सप्ताह पूरा होता है, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिनों से जो अतिरिक्त दिन हो जाते हैं वो आपके अतिरिक्त दिनों में आते हैं, तो हम उसमें 7 का भाग देंगे और 7 का भाग देने पर जो आपका शेषफल बच जाएगा वो आपके विषम दिन होने वाले हैं या अतिरिक्त दिन होने वाले हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगला दिन बताइए, दिए हुए वार का अगला दिन बताइए, तो दिए हुए दिन में हम विषम दिन को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जितनी संख्या जोड़ेंगे उसके आधार पर आपका वार निकल कर आने वाला है। और पिछला दिन पूछा जाए तो दिए हुए दिन में से हमें क्या करना है, विषम दिनों की संख्या को घटा देना है, तो आपका पिछला वार या पिछला दिन निकल कर आने वाला है। साथ ही देखिएगा हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो एक दूसरे के आगे पीछे हमने करके देखा कि अगर 5 मार्च को बुधवार है तो 27 मार्च को क्या वार होगा, इसको हमने करके देखा तो हमें क्या मिला कि इसमें एक अतिरिक्त दिन आता है, एक अतिरिक्त दिन आता है और हमें आगे का पूछा हुआ, इसका मतलब इसमें एक प्लस कर देना है। और इस दिन बुधवार था तो इस दिन आपका क्या आने वाला है, रविवार, ये आपका आंसर होने वाला है। इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन देखा और इसमें भी हमने ऐसे ही देखा कि अगर आगे का पूछा हुआ है, अगला पूछा हुआ है तो प्लस करना है और पिछला पूछा हुआ है तो माइनस करना है। और उसके बाद हमने देखा कि विषम दिनों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 6 हो सकती है, क्योंकि जैसे ही 7 होगा आपका सप्ताह फिर से बन जाएगा और 0 से शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6। साथ ही देखिएगा इसके बाद में हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने कैलेंडर की जो बेसिक्स है उसके बारे में जाना। आगे अगले वीडियो में इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासों का लाभ ले सके। तब तक दोस्तों इस क्लास को यही विराम देते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रखिए और अपनी पढ़ाई को लगातार ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।